वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। मैं डॉक्टर जावेदुल अजीज़ हूँ। मैं आपसे इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आप सबका इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये बैचलर्स इन हिस्ट्री का जो प्रोग्राम है उसी का एक पार्ट हम आज उसी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम के अंदर हम हिस्ट्री की कुछ थीम्स, इंपॉर्टेंट थीम्स दे रहे हैं। पहले पार्ट में हम हिस्ट्री का जो पहला थीम है जिसका टाइटल है BHIC 131, और इसमें हम क्या देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 कॉमन एरा तक की लेते हैं हम। तो इस थीम के अंदर ये बहुत वास्ट थीम है। इसमें इस थीम को 17 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इन जो कमिंग लेक्चर्स होंगे, हमारे जो कमिंग क्लासेस होंगे, उसमें हम हर एक क्लास में अलग अलग थीम को डिस्कस करेंगे। फिर अलग अलग थीम के जो हर एक थीम से रिलेटेड जो सब थीम्स है उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि जो थीम्स और सब थीम्स ये इंटीग्रेट हो जाए और हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ऑफ द पीरियड फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स, हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की हिस्ट्री के वेरी अर्ली टाइम्स से लेके 300 कॉमन एरा तक का जो ये टाइम पीरियड है, इसकी हमें एक अच्छी समझ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और वो करने के लिए हमने क्या किया है कि इस थीम को डिफरेंट चैप्टर्स में, इस बड़े से पीरियड को थीमेटिक और क्रोनोलॉजी के हिसाब से डिफरेंट चैप्टर्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब वो हम आगे वाले जो हमारे सेशंस होंगे, उन सब सेशंस, एक एक सेशन में हम एक एक थीम ले लेंगे एंड then we will discuss all the themes, we will try to engage with different topics, वो सब हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो है, हम ये जरूरी समझते हैं कि कोई भी थीम लेने से पहले हम कोशिश करें पहले इस कोर्स का एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन आपको दे, ताकि आप अपने आप को लोकेट कर पाए, कि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए इस प्रोग्राम के साथ, और आपको समझ में ये आए कि आज जो थीम डिस्कस हो रही है, नेक्स्ट थीम क्या होगी और किस डायरेक्शन में हमें आगे जाना है। So before we start that, before we formally start discussing this course, तो I think this is also important, ये भी जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री क्या है और जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जो हिस्ट्री है, तो किस हिसाब से हमें हिस्ट्री को लेना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री देखेंगे, द वर्ड हिस्ट्री ये एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन जो इंग्लिश वर्ड है, it has derived from a Greek word. हिस्ट्री वर्ड इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिस्ट्री वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जो है हिस्टोरिया, जिसका माने है इंक्वायर करना, रिसर्च करना, एक्सप्लोरेशन, ये इसकी मीनिंग्स है। और इस हिसाब से हिस्ट्री की जो मीनिंग है ये बनती है कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट हम जिसको कहते हैं, सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, कि इंसान कैसे डेवलप हुआ, कौन से चैलेंजेस उसने फेस किए, वो उसने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एंगेज किया, उसने अपने बाकी जो इंसान है उनके साथ उनके क्या मामलात रहे हैं, इस सब की स्टडी जो है, उस स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में हम एक अटेम्प्ट होता है हमारी ओर से, हिस्टोरियन वो है जो हिस्ट्री who deals with, who does history, who is producing history, we call that specialist, that profession a historian। तो हिस्टोरियन का क्या मकसद रहता है? हिस्टोरियन एक अटेम्प्ट करता है to reconstruct and describe and interpret past। So historian is there to he makes an attempt to reconstruct, to interpret and at times to describe the past as well। और हिस्ट्री यही डिसिप्लिन है। इस डिसिप्लिन में हम देखते हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से हम देखते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ह्यूमन काइंड की कैसे हुई। अब हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन, ये अब सिर्फ किंग्स, क्वींस या पॉलिटिकल एलीट या लीडर्स पे ही फोकस नहीं करता है, इट फोकसेस ऑन द कॉमन पीपल एज वेल। हिस्ट्री एक जो डिसिप्लिन है, जो ये
पास्ट के बारे में जो एक सिस्टमैटिक तरीका है, पहले इसका फोकस हुआ करता था किंग्स एंड क्वींस एंड द एलीट, जो इन्हीं सेक्शंस पे, इन्हीं लोगों को, इन्हीं की इन्होंने कौन से काम किए हैं, उन्होंने कैसे वार्स लड़े, उन्होंने कौन सी इनकी विक्ट्रीज थी, को किसने हारा, all these things were discussed, but now history has moved beyond that. और अब हिस्ट्री हम देखते हैं कि now history discusses environment, it discusses common people, it discusses the marginalized section जो पिछड़े हैं समाजी तौर पे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, उनके कंट्रीब्यूशन को भी अब हाईलाइट किया जाता है. So over the years history has moved on from it is now focusing, it is not now simply focusing on kings and queens, बल्कि अब हम देखते हैं कि कॉमन जो लोग हैं, जो पीपल है, तो एनवायरनमेंट है या बाकी या टेक्नोलॉजी, इस सब को अब हिस्टोरियंस जो है इस सब के साथ अब एंगेज करते हैं. हमारा जो ये कोर्स है वो तो हिस्ट्री के अब कन्वेंशनली हम क्या करते हैं कि हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में, for the sake of convenience, for the sake of developing a fair understanding of past, तो हम क्या करते हैं कि हम पास्ट को, and when we see, जब हम पास्ट कहते हैं तो it means just moments before now, अब से जो पीछे वाला टाइम है, that all is included in past. तो कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि बच्चों को समझ आए और हम इस पास्ट के साथ अच्छे से डील करें, तो पास्ट को डिफरेंट पीरियड्स में हिस्टोरियंस ने कैटेगराइज किया है. एक पीरियड हम कहते हैं which starts from the very early times, very earliest times up to, say for example, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, up to 700 CE, 800 CE, तो ये वाला पीरियड जो है इसको हम कहते हैं, इसको हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पीरियड कहते हैं. सो सेम वे ग्लोबल हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम दुनिया बाकी जगहों पे देखेंगे, तो वहां पर भी जो रिमोटेस्ट पार्ट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ह्यूमन पास्ट का जो सबसे रिमोट वाला पार्ट है, दैट इज ब्रैकेटेड एज एंशिएंट हिस्ट्री. तो इसके बाद जो दूसरा पीरियड आता है, दैट इज मेडिवल पीरियड, एंड देन कम्स द मॉडर्न पीरियड. सो इस हिसाब से हमने पास्ट को जो है, पास्ट स्टडी या पास्ट को कैटेगराइज किया है इनटू एंशिएंट, into medieval and into the modern periods. अब जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो आप इसमें हम स्टार्ट करते हैं, we are starting with the ancient period. हम हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे पुराना पार्ट जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. आज आज हम ये स्टार्टिंग कर रहे हैं. आगे वाले जो क्लासेस होंगे हमारे, उनमें हम अलग अलग थीम पे, अलग अलग थीम्स को डिस्कस करेंगे. सो जो टाइटल है इस पहला ये जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो ये एरिया है, सो इट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम, इसका अंग्रेजी तर्जमा जो है, इट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 CE, यानी हिंदुस्तान के सबसे पुराने वाले इतिहास के पार्ट से लेके 300 साल सी कॉमन एरा के 300 साल तक का जो पीरियड है, इस पीरियड को हमें स्टडी करना है, इस पीरियड को हमें देखना है. और इस पीरियड को समझने के लिए हमने इस पीरियड को डिफरेंट क्रोनोलॉजिकली हमने इसको, और थीमेटिकली हमने इसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. सबसे पहला जो पार्ट है इसका, सबसे पहला जो सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला पार्ट जो है इस सारे पीरियड का, वो है सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. सो ऐसे ये लेके कुल टोटल 17 चैप्टर्स है जो हमें इस कोर्स के अंदर, जो हमें इस पार्ट, जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का ये पार्ट है, जिसमें हमें ये डिस्कस करनी है. सो इट स्टार्ट्स विद द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड इट एंड्स विद, ये कंक्लूड जब हम करते हैं ये पार्ट, इट कंक्लूड्स विद द ग्रोथ ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अप टू द ग्रोथ ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये जो पार्ट है ये हम इस कोर्स में डिस्कस करते हैं. एंड देयर आर 17 चैप्टर्स इन टोटल. पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में अब मैं हर एक चैप्टर का ब्रीफ आपको बता देता हूं कि ब्रीफली हर एक चैप्टर में क्या है, ताकि जो हमारे आने वाले क्लासेस होंगे, उन आगे वाले क्लासेस में हम
एक एक थीम को लेके उस पे डिस्कशन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो पहला जो हमारा इस टॉपिक जो है, पहला जो चैप्टर है इस कोर्स में, इस कोर्स के कंटेंट में जो पहला चैप्टर है दैट इज सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ बिफोर वी डिस्कस कि इस सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज अ सोर्स फॉर अ हिस्टोरियन। एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए और एक हिस्टोरियन के लिए सोर्स क्या है? सोर्स हम हर एक उस चीज को कहते हैं इन हिस्ट्री जिसके बेसिस पे एक हिस्टोरियन पास्ट के बारे में लिख पाता है। सो जब हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, पास्ट इज समथिंग व्हिच हैज हैपेंड, और हिस्टोरियन का काम क्या होता है कि ये बीती हुई चीजें हैं, इन बीती हुई चीजों को वो उनके बारे में लिखता है, वो हमें एक पिक्चर प्रोवाइड करता है कि हाउ एक्चुअली थिंग्स हैपेंड, व्हाई डिड अ पर्टिकुलर थिंग हैपन एंड हाउ थिंग्स हैपेंड। और ये करने के लिए वो पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक हिस्टोरियन को चाहिए पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको जो जरूरत चीज होती है दैट इज टर्म्ड एज सोर्स। और सोर्स कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, सोर्स मटेरियल हो सकता है, सोर्स लिटरेरी या मटेरियल आर्टिफैक्ट हो सकता है, कोई किताब, कोई नुस्खा, कोई भी चीज जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो सोर्स है। कोई भी मटेरियल चीज, कोई भी कॉइन, कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी ऐसी चीज जो हमें पास्ट के बारे में हेल्प करे, हमें पास्ट के बारे में जानने में या इंफॉर्मेशन दे पास्ट के बारे में, वो सोर्स है। कोई भी रिपोर्ट जो किसी ने लिखी है किसी भी टाइम में और आज से पहले लिखी है, तो वो हम एक हिस्टोरियन के लिए सोर्स बनता है। इसी तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री, जब हम इस पीरियड की हिस्ट्री लिखते हैं, जिस पीरियड की मैंने अभी जिक्र की, जब हम इस पीरियड की हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे तो वो भी हम सोर्स के बेसिस पे ही कर सकते हैं। सो सोर्स इज वेरी वाइटल, इट इज एसेंशियल फॉर हिस्ट्री। विदाउट सोर्सेज देयर कैन नॉट बी एनी हिस्ट्री। सो इसलिए बहुत ही जरूरी समझना है कि सोर्स इज द बेस ऑफ हिस्ट्री। इसलिए सोर्सेज और सोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स क्या है, कैटेगरीज क्या है, वो समझना जरूरी है। और वो इसीलिए और इसी समझ के साथ हम देखते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल में भी जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है इस कोर्स में, दैट इज सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। कि कौन से वो डॉक्यूमेंट्स है, कौन से वो मटेरियल्स है, कौन से वो मॉन्यूमेंट्स है, कौन से वो तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम इस पीरियड की हिस्ट्री, इस पीरियड के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो ये एक्सप्लेन करता है, ये जस्टिफिकेशन है कि हमारे इस कोर्स कंटेंट में पहला ही चैप्टर सोर्सेज क्यों है। तो आई वुड अगेन एम्फसाइज दैट विदाउट सोर्सेज देयर कैन नॉट बी एनी हिस्ट्री, and source is at the heart of history. and सोर्स एक नहीं है, बहुत टाइप्स के सोर्सेज है, जो जब हम सोर्सेज का चैप्टर लेंगे we will be discussing those sources. Say for example, there are archaeological sources which we get through different procedures of digging and exploration, जिसको हम vertical exploration कहते हैं, horizontal exploration कहते हैं. So archaeology is one very important source. Archaeological sources are there. Same way, we have certain texts which have been written, which have reached to us from the very early times. So we have that literature available. So literary sources are there, which are in the form of writing. So we have some monuments, कुछ ऐसी buildings है, कुछ ऐसे monuments है जो अभी भी which are there, which have survived hundreds of years. So that is also a source for a student of history. That is a source for a historian. तो इसी तरीके से coins, जो different types की coins हमें मिलती है, तो वो coins हमें उस time period के बारे में बता सकती है. So coins हमारे inscriptions है, जो दीवारों पे, रॉकों पे, या कभी कहीं किसी जगह पे पिलर्स पे आप देखेंगे कि किंग्स एंड रूलर्स हैड एक्चुअली अपनी मैसेज देने के लिए, कभी कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करने के लिए, तो उन्होंने एनग्रेव कराया या तो रॉक्स पे या तो
किसी मेटल पे या तो किसी प्लेट पे, सो जो वो इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी हमें इंफॉर्मेशन, वो भी हमें हेल्प कर सकते हैं इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। तो वो भी एक सोर्स है हमारे लिए। सो बी इट ए कॉइन, बी इट एन इंस्क्रिप्शन, बी इट ए मॉन्यूमेंट, बी इट एनी स्टोन टूल, these are all archaeological sources। इसी तरीके से कोई लिटरेरी टेक्स्ट, किसी ने कोई किताब, कौटिल्य जैसे हम माने जाने वाले बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही जीनियस जो इसको कंसिडर किया जाता है इन स्टेट क्राफ्ट, तो उन्होंने अर्थशास्त्र लेके एक स्टेट कैसे फंक्शन करता है इस पे उनका एक डॉक्यूमेंट है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। सो दैट इज ए सोर्स फॉर ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। इसी तरीके से बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज है और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसी तरीके से हमें एंशिएंट के बारे में पुरानास, वेदास, इनसे इनके बेसिस पे भी हम पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स, all these sources we'll be discussing and which are very vital for understanding the history of ancient India। इन सारे sources को हम discuss करेंगे in our next class। So our content जो है, course content, it starts with sources। तो इस sources से ही क्यों start होता है? Because now you may be able to appreciate, because no history can be done without, कोई भी history, कोई भी इतिहास नहीं लिखा जा सकता है अगर sources available ना हो। So that is why sources is the first and the foremost thing that a student of history should know about। जो उसको जानना चाहिए है क्या, और इनको कैसे, कौन से different types of sources है वो भी पता होना चाहिए, और उनको कैसे और किस पीरियड के लिए कहाँ पे हमें कौन सा सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा ऑथेंटिक कौन सा सोर्स है, ये सब चीजें उनको पता होनी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए। जब हम दूसरे चैप्टर पे when we move on from sources, तो दूसरा जो है जो बिल्कुल सोर्सेज से ही रिलेटेड है, तो हम वहां पे आपको we will educate you about archaeology as a source of history, archaeology as a source and a source for history writing, and different archaeological sites हिंदुस्तान की कौन सी है। So we are starting with sources। सोर्स की समझ जब हमें डेवलप होगी तो फिर हम स्पेशलाइज थोड़ा सा करेंगे, और हम जो पीरियड स्टडी कर रहे हैं इस पीरियड में हमें समझ में आएगा, हम आपको समझाएंगे, और जो हमें समझ आई है आज तक, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिलायबल सोर्स जो है, जो हमें बहुत इस पीरियड के बहुत बड़े पार्ट पे जिसकी वजह से हम रोशनी डाल सकते हैं, वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सो इसीलिए दूसरा जो चैप्टर इंक्लूड हुआ है आपके कोर्स में, फ्रॉम सोर्सेज वी आर डायरेक्टली मूविंग ऑन टू आर्कियोलॉजी एज ए सोर्स। आर्कियोलॉजी एक डिसिप्लिन है, आर्कियोलॉजी एक तरीका है, सिस्टमैटिक वे है, ये एक तरीका है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट। और आर्कियोलॉजी में हम क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी में इट बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन, बोथ क्या आप डिगिंग कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कैसे क्या मेथड होता है आर्कियोलॉजी का, आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं, हाउ डू दे डू इट, और फिर क्यों आर्कियोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स कंसिडर किया जाता है कुछ मामलों में। सो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन यूनिट सेकंड। तीसरा यूनिट जो है, अब क्योंकि जब हम सोर्स की बात करते हैं, आर्कियोलॉजी एज अ सोर्स की बात करते हैं, फिर प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करते हैं, तो जहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम ये जाने कि हमारा जो मुल्क है जिसको हम इंडिया कहते हैं, इसके फिजिकल फीचर्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स क्या है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से फीचर्स है उन फिजिकल जो फीचर्स है हमारे मुल्क के, तो कौन से डिफरेंट फिजिकल फीचर्स यहाँ पे है। हमें यहाँ पे प्लेन्स भी मिलते हैं, हमें माउंटेन्स भी मिलते हैं, हमें डेजर्ट्स भी मिलते हैं, हमें वाटर बॉडीज भी मिलती हैं, हमें रिवर्स भी है यहाँ पे। सो ऑल दीज फीचर्स, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि ज्योग्राफी का एक रोल रहता है इंसान के मेकअप में, इंसान के
किस टाइप के इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होंगे, उसमें ज्योग्राफी का भी रोल होता है। सो ज्योग्राफी का रोल रहता है इंसान के कल्चर को बनाने में, इंसान के इतिहास को बनाने में। सो हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए, ताकि हम इसको एक अच्छे पर्सपेक्टिव में डाल पाए, इसके लिए हम ये बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि इंडियन हिस्ट्री, जो फिजिकल फीचर्स है इंडिया के, उनकी फॉर्मेशन और उनके करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करें। यहाँ से आगे चल के हम फिर डिस्कस करेंगे जो सबसे पुराने वाले इंसान यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहे, तो वो कैसे उन्होंने सरवाइव किया, क्या तरीका था उनको अपने आप को आप को बचाने का, अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने का, और अपने लोगों के साथ रहने का उनके क्या तरीके थे, वो फूड कैसे क्या खाते थे, हाउ दे प्रोक्योर दैट फूड, वो उनको कहाँ से मिलता था, वो हंटिंग पे ज़्यादा कि वो कल्टिवेटर्स थे, उन्होंने डोमेस्टिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ये हम यूनिट 4 में डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है हंटर गैदरर्स। तो इसमें हम ये हंटर गैदरर्स जो है, इनके बारे में भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही मिलती है। आर्कियोलॉजी हमें बताएगी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही हम कोशिश करेंगे जानने की कि ये हंटर गैदरर्स जो थे, हंटर गैदरर्स कैसे, हाउ दे लिव्ड देयर लाइफ, व्हाट उनका उनका तरीका क्या था, हंटिंग कैसे करते थे, इनके टूल्स क्या थे, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा बहुत हद तक हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही मैसर होगी। और इसमें हम आगे चल के फिर हम ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। सो हंटर गैदरर का जो फेज था, उसमें मैन और वुमन, ह्यूमन काइंड was not able, they had not yet mastered the art of producing crops. Cultivation अभी उनको नहीं समझ में आती थी, उनको भी उन्होंने नहीं, they were all they what they ate, what they that was just natural food, wild foods वगैरह, वही वो खाते थे। and then they also used to go for hunting. How did they hunt? वो कैसे हंटिंग करते थे, which tools they required, कौन से टूल, कौन से हथियार उन्होंने यूज किए हंटिंग के लिए, उन टूलों का साइज क्या था, उनका मटेरियल क्या था, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी बताती है, आर्कियोलॉजी देगी हमें इसकी इंफॉर्मेशन। और हंटर गैदरर्स से लेके फिर बहुत सदियों के बाद, हजारों सालों के बाद हम देखते हैं कि दैट इंसान ये सीखता है कि एग्रीकल्चर यानी कि क्रॉप्स को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं। सो ही न्यू द आर्ट ऑफ कल्टीवेशन। मैन और वुमन और ह्यूमन काइंड, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड मैन और वुमन, वी शुड रादर यूज द मैन, human kind. Otherwise, whenever we use man, we should also use woman, because woman has made as much contribution to history as man has. So therefore it is very important that we are careful about using the words, when we say man, and skip using woman. That we should avoid. We should always try to use gender neutral terms like humankind. Humankind would be an appropriate thing. So how humans moved on from hunting and food gathering to a phase of producing food crops, तो वो हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ओरिजिन हुआ एग्रीकल्चर का, कैसे इंसान ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीखा। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट करना, दैट इज एग्रीकल्चर। तो उसके साथ साथ इंसान ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी सीखा। सो हंटिंग एंड फूड गैदरिंग से निकलकर इंसान अब हंटिंग के बजाय एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहा है, और क्रॉप्स को गैदर करने के बजाय अब वो क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहा है। एंड दिस इज ओपनिंग ए न्यू चैप्टर, एक नया आगाज स्टार्ट होता है इंसान के रहन सहन का, ह्यूमन लाइफ का एक नया
एपिसोड, एक नया एरा ओपन होता है विद डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये इस पीरियड में, इस चैप्टर में हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। देन मूविंग ऑन, वी आर रीचिंग टू हरप्पन सिविलाइजेशन। Harappan civilization, Harappa, this is a place which was first excavated। उसके नाम पे जब ये civilization, इस civilization की जब पहली बार इस civilization के बारे में पता चला, तो वो जहाँ पे डिगिंग स्टार्ट हुई थी आर्कियोलॉजी के थ्रू, जहाँ पे पहला जो साइट एक्सक्यूएट हुआ था, दैट वाज इन हरप्पा। सो इस सिविलाइजेशन को हम हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो एक बहुत वंडरफुल सिविलाइजेशन की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हरप्पा से स्टार्ट होके, फिर ये बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। और इस सिविलाइजेशन के बारे में ये इंडस रिवर के बैंक्स पे इसके बहुत सारी साइट्स हमें मिली है। सो कभी कभी हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी साइट्स इसकी इंडस रिवर के ही बैंक्स पे मिली है। बट हिस्टोरियंस प्रेफर टू यूज हरप्पन सिविलाइजेशन। ज्यादातर वो हरप्पन सिविलाइजेशन ही यूज करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ये है कि जिस सिविलाइजेशन की पहली साइट जहाँ पे एक्सक्यूएट होती है, तो उसके नाम पे उस सारी सिविलाइजेशन का नाम रखा जाता है। तो हरप्पन सिविलाइजेशन के अंदर हम पहले इसका ओरिजिन देखेंगे, पहले ये क्रोनोलॉजी इसकी कि ये सिविलाइजेशन, इसकी अगर हम डेटिंग करेंगे तो कहाँ से ये स्टार्ट होती है। ये 5000 BCE से स्टार्ट होता है, 4000 BCE से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। सो क्रोनोलॉजी पहले हम उस पर फोकस करेंगे। देन इसकी ज्योग्राफी देखेंगे कि ज्योग्राफिकल एरिया कहाँ पे, कौन से एरियाज में कहाँ पे ये सिविलाइजेशन थी, एंड देन कि ये सिविलाइजेशन फैली कैसे। इसका दूसरे जगहों पे, अगर ये हरप्पा से स्टार्ट होती है, तो हाउ इट डिफ्यूज टू अदर पार्ट्स, हाउ इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 1947। तो वहां पे जब ये एक्सक्यूएट हुआ हरप्पा में, इट इज नाउ इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो वहां से, लेकिन इट हैड नंबर ऑफ साइट्स हमारे राजस्थान में, एक कुछ साइट्स इन जम्मू, रिसेंट साइट्स हैव बीन एक्सकैवेटेड एट जम्मू एज वेल। राजस्थान, गुजरात, बहुत सारे साइट्स, पंजाब में इसकी साइट्स हमें मिली है। तो हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि ये सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका स्प्रेड कहां तक था, ये कैसे फैली ये सिविलाइजेशन, और आखिरकार इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। इसके डिक्लाइन पे बहुत सारी थियरीज दी गई है। डिफरेंट पीपल हैव पुट फोर्थ, डिफरेंट स्कॉलर्स हैव put forth different reasons for the decline of this civilization, and all these things we'll be discussing in this very chapter. अब लेकिन ये जो है हरप्पा के कैरेक्टरिस्टिक्स, जब हम इस सिविलाइजेशन को देखते हैं, इनके साइट्स को देखते हैं, तो वी फाइंड कि that this civilization did not remain confined to Indian subcontinent. It had, हरप्पा के contacts हम देखते हैं कि दूर दूर तक इनके contacts थे। उन contacts को जानने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक, मटीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, कौन सा, किस तरीके की प्लानिंग थी वहां पे, इनके अर्बन सेंटर्स कैसे थे, इनके हाउसेस कैसे थे, इनके ये कौन सा मटेरियल यूज करते थे, इनका कल्चर क्या था, इनके रिलीजन के बारे में, इनकी किस टाइप की सोसाइटी थी, वो भी बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट्स है। और उन एस्पेक्ट्स को, उन चीजों को समझने के लिए हम एक और चैप्टर, एक और यूनिट ऐड किया गया है आपके कंटेंट में, आपके इस कोर्स कंटेंट में, और जहां पे हम मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेक्ट्स किस टाइप के थे इस सिविलाइजेशन के, इनकी सोसाइटी कैसी थी, इनका रिलीजन कैसी थे, वहां पे हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। और फिर यहाँ से हरप्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, हम एक नई थीम के साथ हम आते हैं, जिसको हम चैल्कोलिथिक एंड अर्ली आयरन एज की थीम को लेके हम ये डिस्कस करते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि आयरन, इसमें हमारा मेजर फोकस है कि आयरन की डिस्कवरी के साथ साथ आयरन, जब when man or this humankind, when they
discovered iron. So इससे एक revolution आ गया. So it was used in warfare, it was used in clearing the forests, it brought in agricultural revolution. तो ये सारी चीजें जो है आयरन की वजह से होती है, तो इस पे भी एक हमारा डिटेल्ड डिस्कशन होगा. इसके लिए एक अलग सा चैप्टर है. तो उसके बाद हम we keep on moving forward and then we discuss. We reach to what is termed as the early Vedic age और early Vedic times में हम आते हैं. एंड इसमें हम इस वैदिक एज को हमने क्या किया है कि इस वैदिक एज को हम थीमेटिकली लेते हैं, क्रोनोलॉजिकली इसके साथ डील करते हैं, क्योंकि अर्ली वैदिक एज को डिवाइड हमने किया है अर्ली वैदिक एज और देन लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक फेजेस के फॉर्म में. सो वी हैव एन अर्ली वैदिक फेज एंड वी हैव ए लेटर वैदिक फेज. और इन अर्ली वैदिक फेज में पॉलिटी क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे, उनके मामलात कैसे थे, वो एक दूसरे के साथ कैसे एंगेज करते थे, वुमन की पोजीशन क्या थी, रिलीजन क्या था. और पोस्ट वैदिक पीरियड में हम फिर देखते हैं कि कौन सी चेंजेस आई अर्ली वैदिक फेज से लेके जब इंसान आगे बढ़ता गया, इवोल्यूशन होता रहा सोशल इंस्टीट्यूशंस का, पॉलिटी का, तो कौन सी चेंजेस आई और कौन सी चीजों ने कंटिन्यू किया. सो ये सब चीजें हम देखते हैं. वी डिस्कस दीज थिंग्स इन अर्ली वैदिक सोसाइटी एंड चेंजेस इन लेटर वैदिक फेज. तो ये पार्ट हम चैप्टर 9 तक लेके हम वहां तक पहुंचते हैं. देन आफ्टर दिस वैदिक पीरियड के बाद, और वैदिक पीरियड के लेटर वैदिक पीरियड के साथ ही स्टार्ट होता है एक स्मॉल स्केल पे स्टेट फॉर्मेशन, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, ये चीजें स्टार्ट होती है. और हमें देखते हैं, हमें कुछ यहाँ पे हम देखेंगे जिनको हम कहते हैं जनपंडास एंड महाजनपंडास. ये चीजें हम डिस्कस करेंगे. इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट टू यूज एनी सिनोनिम्स स्टेट या कुछ इनके लिए यूज करेंगे. इनको हम इनके इन टर्म्स के हिसाब से एंगेज करेंगे इनके साथ. जनपंडास और महाजनपंडास ये पॉलिटिकल एंटिटीज थी. इन पॉलिटिकल एंटिटीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, कैसे ये हमारे आज के जो स्टेट्स है उनकी प्रोटो फॉर्म है, उनकी प्रिमिटिव एक फॉर्म है. ये जनपंडास और महाजनपंडास में से कौन सी सर्वाइव कर पाई, कौन सर्वाइव नहीं कर पाई, कैसे फिर इनका जिन्होंने सर्वाइव किया कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुए स्टेट्स में, कैसे वो स्टेट्स पर एम्पायर्स बने, वो हमारा आगे का डिस्कशन होगा. सो जनपंडास, महाजनपंडास, राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, सोसाइटी और इकोनॉमी यहाँ तक इन पीरियड्स में कैसी थी, ऑल दीज थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इन यूनिट 10. We are still left out with 7 more chapters, 7 more units in this in this course. So you can just make a guess that how vast this course is and how interesting it is going to be if we relate one theme with the other and move on in a chronological and thematic way. अगर हम chronology और thematic हिसाब से चलते रहेंगे तो then it will be a very interesting course. So moving ahead, we will then reach to a different period in early Indian history. तो वहां पर हम देखते हैं कि जनपंडास, महाजनपंडास की इमर्जेंस के बाद उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का भी आगाज होता है. सो देयर आर सर्टेन रिफॉर्म्स, न्यू रिलीजन्स और न्यू रिलीजियस आइडियाज डेवलप होते हैं, जिसमें खासकर हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीवाकिज्म, इन रिलीजियस आइडियाज इनकी बात करेंगे. बुद्धिज्म कैसे इमर्ज होता है, कौन से सोशल फोर्सेस इसको बारस में लाते हैं, क्या इसकी टीचिंग्स थी, क्या इसका इम्पैक्ट रहा सोसाइटी पे, कैसे बुद्धिज्म फैला, कैसे फिर इसका डिक्लाइन हुआ. ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन दिस वेरी यूनिट. और इसके साथ साथ दूसरा जो मजहब, दूसरा जो रिलीजन वारस में आया, दैट इज जैनिज्म. तो जैनिज्म भी वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
रिलीजन रहा है एंशियंट टाइम्स में। तो ये जैनिज्म, इसकी क्या टीचिंग्स थी, कौन इसके प्रॉफिट्स थे, हु वर द प्रोपाउंडर्स ऑफ दिस रिलीजन, ये रिलीजन बुद्धिज्म के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा नहीं फैला, क्यों ज़्यादा फॉलोइंग नहीं अट्रैक्ट कर पाया। सो वो हम देखेंगे क्या चैलेंजेस थे इसमें, और ओवरऑल इनका इम्पैक्ट हिंदुस्तान की सोसाइटी पे क्या रहा। सो दैट क्या चीज़ें, कौन सी लिगेसीज इन्होंने छोड़ी। सो all these kind of things we'll be discussing in this very unit। एंड इनके बाहर भी, बुद्धिज्म जैनिज्म के बाहर भी जो बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज इस फेज में जो अर्ली इंडियन हिस्ट्री में जो हमें मिलती है, सो उन आइडियाज को भी जानने की कोशिश करेंगे। उनका क्या असर रहा, वो कैसे फ्लोरिश हुए वो आइडियाज, क्या चैलेंजेस उस सोसाइटी ने उनको कैसे रिसीव किया उन आइडियाज को, कौन से चैलेंजेस इन नए रिलीजन्स को थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। देन वी वुड मूव ऑन। अभी तक जो हम हिंदुस्तान के इंडिया के इतिहास की बात कर रहे थे, और हम देखते थे कि इंसान ने यहाँ पे कैसे स्टार्ट किया, कैसे एनवायरनमेंट के साथ एंगेज हुआ, वो कैसे अपने बाकी लोगों के साथ कैसे हंटिंग की, कैसे फूड गैदर किया, वो सारी चीज़ें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा। लेकिन हमने बाहर से, अगर किसी ने हिंदुस्तान पे या इंडिया जिसको हम ब्रॉडली कहते हैं, अगर किसी ने इस पे बाहर से एग्रेशन किया, तो उस एग्रेशन की बात हम नहीं करते हैं अभी तक। हम यूनिट नंबर 12 में अलेक्जेंडर के इन्वेजन को डिस्कस करेंगे कि अलेक्जेंडर के का इन्वेजन कब हुआ, कौन से रूट्स उसने फॉलो किए, कौन सी किस टाइप की रेजिस्टेंस उनको यहाँ से मिली, क्या सोर्सेज है, हमें क्या बताता है, हमें उस टाइम के सोर्सेज हमें अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में क्या बताते हैं। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे क्या रहा, इसका इम्पैक्ट सारे इंडिया पे, खासकर नॉर्दर्न इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्या इसने हिंदुस्तान को दुनिया के साथ मजीद जोड़ने में मदद की। हर एक इन्वेजन के नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन उन नेगेटिव्स को फिर उन नेगेटिव्स को से जब हम निकलते हैं तो कुछ हमें क्या कह सकते हैं, क्या ये कहना ठीक होगा कि इन्वेजन, अलेक्जेंडर की इन्वेजन से हिंदुस्तान की कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बढ़ गई, या कुछ नए स्कल्पचर के बारे में, कुछ आर्ट के बारे में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई यहाँ पे, या ट्रेड कनेक्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो गई। सो ये देखेंगे कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद क्या हुआ, when Indians responded to that, how it in India की इमेज वेस्टर्न सोर्सेज में, तो उनका जो परसेप्शन था हिंदुस्तान के बारे में वो कैसे चेंज हो गया when they actually came in contact with India। So इसमें हम वो सब चीजें वो कोशिश करेंगे। देन अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बाद हम बात करेंगे इन नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा उसमें हम बात करेंगे अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट एम्पायर, जिसको हम फर्स्ट एम्पायर की बात कहते हैं इंडियन इसमें मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे कि इनका मौर्यास का रूल कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से बेस कहाँ क्या बनती है इनकी। जैसे हमने अभी जनपंडाज और महाजनपंडाज की बात की, तो उन महाजनपंडाज में एक महाजनपंडाज जिसका नाम था मगध, वो मगध सबसे सक्सेसफुल महाजनपंडाज इमर्ज होती है, और वो महाजनपंडाज ही एक प्रिकर्सर रहता है फॉर द इमर्जेंस ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन रूल जो है ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ, ये कैसे एस्टैब्लिश होके ये कैसे कंसोलिडेट हुआ, ये कंसोलिडेशन के साथ साथ एक्सपैंड कैसे हो गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, पॉलिसीज इसके रूलर्स जो मौर्यन एम्पायर में अंडर जब हम एक बड़े रूलर की बात करते हैं अशोका की बात, तो वो उसकी पॉलिसीज क्या रही, कैसे टॉलरेशन की पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की, क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस उनके सब्जेक्ट्स की ओर क्या थी। All these things we'll be discussing in the establishment of this Mauryan rule and the
जो ये एम्पायर, मौर्यन एम्पायर या मौर्यन रूल जो है, इसकी बात जब हम करते हैं, देन वी मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेटिव। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, इट इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, कि इन स्टेट्स, चाहे मौर्यन स्टेट जो, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था, हाउ डिड दे डील विद डिफरेंट अफेयर्स, हाउ द स्टेट वाज रन, रेवेन्यू के लिए क्या स्ट्रक्चर था, ट्रेड कैसे किया जाता था, dispensation of justice, how that was done, how militaries were established, how police force was, जो भी वहां पे थे वो कैसे मेंटेन किया जाता था। सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो स्टेट क्राफ्ट में डिफरेंट तरीके होते हैं, वो कैसे एडमिनिस्टर किए जाते हैं। सो वी वुड ट्राई टू नो अबाउट, वी वुड बी डिस्कसिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी इस एम्पायर की, उसमें कौन सी चेंजेस आई, इकोनॉमी इनकी क्या थी, मौर्यन स्टेट जो था, मौर्यन एम्पायर जो थी, इनके इकोनॉमिक सोर्सेस क्या थे, कहाँ से सबसे ज्यादा इनका रेवेन्यू जनरेट होता था, ये ट्रेड के थ्रू ज्यादा रेवेन्यू उनको आता था कि ये एग्रीकल्चरल टैक्सेशन के थ्रू आता था, ये टैक्सेस कैसे यूज किए जाते थे, क्या जो उस टाइम के जो सब्जेक्ट्स थे, जो जिनको हम, क्या वेलफेयर मेजर्स लिए जाते थे, कंस्ट्रक्शन, ये एक्सपेंडिचर पैटर्न क्या था उनका, इकोनॉमी, सोर्सेज ऑफ इनकम, उसको खर्च कैसे किया जाता था। All these things will be discussed in this very chapter, and in addition to that we will also be discussing the society of the time, कि सोशल ग्रुप, सोशल फॉर्मेशंस क्या थी, कौन से सोशल ग्रुप्स थे, वुमन की क्या पोजीशन थी, पेजेंट्स कैसे थे, जो आर्टिजन्स थे उनका स्टेटस क्या था। सो डिफरेंट social classes, groups, occupational groups, all these things will be discussed under this unit, which is titled as administrative organizations, economy and society. English में इसका ये टाइटल दिया है हमने। So फिर then we move on to early state formations in Deccan and Tamil Nadu. So we are now for the first time, we इस कोर्स में जब हम चलते हैं तो अभी तक हमारा ज्यादा कंटेंट जो था वो डील करता था नॉर्थ इंडिया से, नॉर्दर्न इंडिया से। लेकिन अब हम इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, जो फिजिकल फीचर्स के बारे में जब हमने वी डिस्कस्ड अबाउट इन यूनिट थर्ड में जब हम बात करेंगे दिस इंडियन हिस्ट्री के फिजिकल फीचर्स, फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो साउथ के अपने उसके अपने फीचर्स है, सो नॉर्थ के अपने फीचर्स है। सो वी हैव दिस अ वेरी वेरीड, it's a very pluralistic kind of country. This is we have variation in terms of climatic zones, different eco zones है हमारे हिंदुस्तान में, different cultural patterns है, different land formations है, different physical features है। तो साउथ भी एक, जो इंडिया में जो साउदर्न पार्ट है हमारा, तो उसके अपने वहाँ पे स्टेट्स कैसे इमर्ज हुए, वहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुई, अर्ली टाइम्स में कैसे स्टेट फॉर्मेशन वहाँ पे हुई, उस पे भी हम फोकस करेंगे। एंड वी हैव अ फुल फ्लेज्ड चैप्टर ऑन दैट, जो हम डिस्कस करेंगे अर्ली स्टेट फॉर्मेशंस इन दक्कन एंड तमिलनाडु, जो ये कल्चरल जोन है, ज्योग्राफिकल एरिया है। सो प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड द एडजॉइनिंग रीजन्स, तो इस पे हम बात करेंगे। ये सारा जो स्टेट फॉर्मेशन, इसमें किसके क्या चैलेंजेस थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे वहां पे, वी विल बी डिस्कसिंग। और लाइफ जो है नेक्स्ट यूनिट में हम वो डिस्कस करते हैं। इस पीरियड में, यानी कि वी आर नॉट, जब हम एग्रीरियन सेटलमेंट्स की बात करेंगे तो इट विल बी एग्रीरियन सेटलमेंट्स इन इंडिया, in early India, from very early time, from the earliest times up to the period that I talked about at the very beginning. So 300 common era tak. So agrarian unit number 16 में हम agrarian settlements की बात करेंगे। We'll be talking about agrarian society. We also हम discussion करेंगे trade expansion पे, urban centers के दिस अर्बन सेंटर्स कैसे इमर्ज हुए, और इंडियन जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें ये सारा फोकस जो है वो पेनिनसुलर इंडिया में होगा।
So it is deep south, surrounded, you know, by water from three sides. So ये जो peninsular India है, इसमें agrarian settlements, agrarian society कैसी थी, trade expansion कैसे हुआ, urban centers कैसे emerge हुए, and these all things will be discussed. Plus how they can be related to the northern part of the country. So एक इनके बीच में कैसे एक इंटर रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो गई, एंड आइसोलेशन किस हद तक थी वहां पे, कैसे आइसोलेशन डिफरेंट रीजन्स की ब्रेक हुई. सो वो दैट विल बी डिस्कसिंग. देन वी विल मूव ऑन टू सेम वे वी विल मूव ऑन टू द लास्ट यूनिट जो है हमारा, देयर आवर फोकस वुड बी growth of Tamil language and literature. So it is again about southern India. So this is very important, how Tamil language, developed, how it grew, कैसे growth हुई Tamil language और Tamil literature की. So इस यूनिट में हम फोकस करेंगे, we'll be focusing on growth of Tamil language and literature. Contribution from different players, key literary texts कौन सी है इसकी. So all these things will be talking about. So this was the brief description of different units in this course, and now you will be able to develop some understanding. You would be able to just locate yourself कि आप कहाँ पे किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ की ओर हमें जाना है, इस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डिमांड्स क्या है. सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन. आई नो दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस वेरी कोर्स. और जब आप इस कोर्स को इफ यू लुक एट द स्टडी मटेरियल व्हिच हैज बीन व्हिच इज देयर, व्हिच इज आई एम श्योर दैट यू आपके पास वो पहले ही होगा वो स्टडी मटेरियल. इफ यू team of experts, known experts in the field of history, they have put their brains together and formulated this wonderful study material for students interested in pursuing bachelor's program in history. उनके लिए study material उन्होंने तैयार किया है. So अगर आप इस study material को देखोगे, you will find that each unit, जब भी आपका कोई unit start होता है, तो that unit starts with that starts the structure. जो यूनिट के टाइटल के बाद आप देखोगे कि that there are the structure of the unit is like, it starts with objectives, and then there is introduction, and then it moves on to the discussion of different themes in that unit. So each unit, हर एक यूनिट जो आप देखोगे, हर एक यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का होगा. You will get to know about the objectives, you will find an introduction, and then you will find a broader discussion, an elaborated discussion on different themes in that very unit. So for you it is very important, as students it is very important for you to read the objectives carefully. पहले आप objectives carefully पढ़ेंगे, क्योंकि objectives पढ़ के आपको पता चलेगा कि इस आगे वाले जो ये यूनिट है इसमें क्या आप discuss what is going to be discussed in this very unit. So we will also, when we start the units, we will start with the objectives. हम objectives spell out करेंगे कि इस theme, इस unit के हमारे broad objectives क्या है, और broad objectives के साथ साथ फिर then we will move on to the introduction, followed by discussion on different themes, and then at the end of each unit you will find a brief summary. आपको एक summary मिलेगी जो recapitulate करेगी कि आपने इस unit में what you have been taught in this very unit, what you have discussed in the unit. And then there are questions and answers which would be a sort of self assessment, कि आपको questions को देखेंगे and you will try to answer them, and that will actually tell us that you indeed also कि आपकी समझ जो है कहाँ तक आपने इन टॉपिक्स को ठीक से समझा है. and if there are difficulties, then those difficulties can be communicated. There are set mechanisms in place जिनके जरिए आप अपनी उन queries, उन
उन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर सकते हैं। सो आज के हमारे इस क्लास का मकसद था कि इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करना, एंड फ्रॉम माय साइड आई ट्राई टू डू दैट। सो द टेक अवेज, अगर हम आज के इस पे देखेंगे, आज के इस कोर्स को जो हमने आज का जो ये ऑनलाइन सेशन जो हमारा था, सो इसको अगर हम देखेंगे, इट वुड नाउ सम इट अप कि व्हाट इट इज, क्या हमने what we have been able to do. So we started with, just to sum it up and give you, the broader जो इस कोर्स का जो है लेआउट जो है वो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि what that is. We started with before directly moving to this video course, I tried to explain to you to make you understand, क्या थोड़ी सी मैं आपको ये बताऊं कि what history is. तो आई टोल्ड यू दैट हिस्ट्री बहुत सारे तरीके हैं इसको डिफाइन करने के, लेकिन जो हम हिस्ट्री में करते हैं, व्हाट डू वी डू व्हेन वी डू हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री कहते हैं कि हिस्ट्री करते हैं कि वी आर डूइंग हिस्ट्री और वी आर राइटिंग हिस्ट्री, व्हाट डू वी डू, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोड्यूस knowledge about the past, something that has happened long back or something which has recently happened. So और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में तो बहुत पुरानी जो चीजें हुई है, we are actually in history, we are actually trying to reconstruct what has happened in the past. हम उस past को reconstruct करने की कोशिश करते हैं, and that means in a way जब हम past को reconstruct करने की कोशिश करते हैं history में, we are trying to reconstruct reconstruct history of the past, reconstruct past rather. तो ये भी हम कह सकते हैं that we can say that history is about producing knowledge about past. ये हमें past के बारे में नॉलेज, इल्म हम प्रोड्यूस करते हैं. सो हिस्ट्री के थ्रू हम पास्ट के बारे में जानते हैं. वी प्रोड्यूस नॉलेज अबाउट पास्ट. पास्ट में, पास्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, पास्ट में ह्यूमन जो इंसान है वो पास्ट में कैसे रहा है, उसने डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ में कैसे उसकी एडवांसमेंट हुई, उसने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एंगेज किया. All these things we are discussing. ये history is about that. But then after this, what history is basically, इसका एक brief देने के बाद हम देखते हैं कि how is it possible? How can we do history? What is it that we essentially require to do history? अगर हमें history लिखनी है, past को reconstruct करना है, उसको करने के लिए what is important? And there is what then comes the question of sources. So all that material, everything that is required, anything and everything that is required that can help us in reconstructing the past, that is a source. It can be an artifact, it can be an archaeological source, it can be a monument, it can be a literary source, it can be a stone tool, it can be anything. There are varied types of sources which help us in knowing about the past. लेकिन जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, which is the remotest part of history, जब हम वहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे जिसके बारे में हमें कोई लिटरेरी एविडेंस ही नहीं है. So in those very periods, there were cultures, people lived in times when he did not knew how to write. राइटिंग का आर्ट उसको बाद में आ गया, लेकिन जब तक उसको वो राइटिंग आर्ट when till then he did not know how to write, how to read तो बाद में आएगा. and तब तक अगर हमें उसके पास्ट के बारे में जानना होगा, how do we do that? So that can be done by making use of archaeology, and that is when we discuss sources, we then pay special attention to archaeology in the context of ancient Indian history. So we are discussing source, we are discussing what history means, we are discussing what source is, then we are discussing the different categories of sources. And जब हमें different categories of sources जब हम discuss करते हैं, then we move on to discuss the features of India, Indian subcontinent के जो formations है, physical features है, plains, plateaus, deserts, water bodies, ये सारे features इनको discuss करते हैं. Then we discuss the climate
and we try to understand, because many, in the beginning I said that history should also be seen as an interaction between humans and the environment, humans and humans. So how humans interacted with the environment, how they control environment. इंसान ने फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ सिर्फ man, human being not only interacted with the environment. With the passage of time, he also knew the ways of controlling environment, and he also knew the ways of dealing with different, changes in the environment. So then when we are discussing sources, archaeological sources, then we are moving on, and then we finally वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि फिजिकल फॉर्मेशंस, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है इन determining the course of history. Once that is done, we are done with sources, we are done with archaeological sources, when we are done with these physical formations, then we reach to the time when humans actually lived through the gathering of food and through hunting. फिर हम उस फेज में पहुंचते हैं जहां पे हम देखते हैं कि gathering and food gathering, that means they did not cultivate food, they were there moving in search of food, they collected food, they used that, and at the same time they were also doing some sort of hunting. There was individual hunting was also there, group hunting was there. So all these things we will be discussing in detail. So moving on from one part to another part, from hunting, then we are moving to the domestication of crops and domestication of animals. Once that part is done, then we move on to the from cultures, then we move on to civilization. We discuss the first civilization in Indian subcontinent, which is the Harappan civilization. We then try to discuss its origin, it is spread, it is diffusion, it is decline. सारी चीजें कि इसका origin कैसे हुआ, ये civilization फैली कैसे, किसने मदद किया इसको फैलने में, इस civilization के contacts बाकी civilizations के साथ क्या थे, इस civilization में जो pattern था, housing pattern था, वो क्या था, इनका trade क्या था, all these things we discussed, we will be discussing in this. So we are moving from one area to another area. एक से start हम करते हैं कि history क्या है, फिर history लिखने के लिए, history को समझने के लिए हमें कौन से चीजों की जरूरत होती है. So we are discussing that. We are then discussing the sources. फिर sources में इस जो कोर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कोर्स हमारा है, उस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा सोर्स हमें, which source can be considered as the most reliable source, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, वो हम देखते हैं. Then we move on to discuss physical features. फिजिकल फीचर्स से लेके हम हंटिंग गैदरिंग फेज जो है वो डिस्कस करते हैं. हंटिंग गैदरिंग जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो हम कल्चर से लेके सिविलाइजेशन तक पहुंचते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये कैसे वारस में आई, इसका उरूज जो है वो कैसे हुआ, इसका जवाल जो है वो कैसे आया, इसके कंटैक्ट जो थे दूसरे सिविलाइजेशंस के थे वो किस टाइप के कंटैक्ट्स थे. उन कंटैक्ट्स को ये पार्ट डिस्कस करके देन we move on to the other aspect of this ancient Indian history, that is about the Vedic era, जिसमें हम वैदिक टाइम्स को, उसमें पॉलिटी क्या थी, सोसाइटी किस टाइप की थी, इकोनॉमी क्या थी, कौन सी चीजें अर्ली वैदिक टाइम्स में प्रोमिनेंट थी, कौन सी चेंजेस आई और पोस्ट वैदिक पीरियड में वो प्रोमिनेंट रही, कंटिन्यूटीज क्या थी, चेंजेस क्या थी. ये वाला पार्ट जो है ये हम चैप्टर्स के हिसाब से वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर एस्पेक्ट, एंड फाइनली जो है हमारा देन वी आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू द साउदर्न इंडिया, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर साउथ इंडिया is equally important, and we are discussing that, and then our this is ending there, and with this
This was a brief introduction of today's course. एक brief introduction था. आगे वाले classes में we will take it forward, theme by theme, unit by unit, and we will discuss different themes and sub themes in the unit, and we will start again with the objectives, and at the end we will try to see how much we have learned. So I will take your leave. Thank you very much. आज के लिए इतना काफी है. I hope you would have enjoyed this session. In the next session, we will come up with the first theme, that is sources of ancient Indian history. That will be the proper theme, first theme for our next class. Thank you very much, and namaskar.